अध्यापन विधियाँ। अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया होता है। अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया का एक भाग होती है। इसके घटक कितने होते हैं? एक बार ऐसा क्वेश्चन आए थे, खाली संख्या ही पूछ लिए थे कितने घटक होते हैं, तो आप याद रखेंगे अध्यापन विधिया में हम क्या पढ़ते हैं, घटक के पहला घटक क्या है, अध्यापन। अध्यापन विधियों में अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया का एक भाग है जिसके घटक है अध्यापन। अध्यापन क्या होती है, किसका अध्यापन करते हैं हम लोग, विधियों संबंधित प्रक्रिया। जैसे हम हठयोग अध्ययन किए या हम रीजनिंग अध्ययन किए, तो विधियों संबंधित प्रक्रिया ये अध्यापन होती है। फिर होते अधिगम। अधिगम का मतलब होते सीखना। आप इसी लाइन की बात करेंगे, कार्य द्वारा समायोजन का प्रक्रिया, ये क्या होती है, अधिगम होती है। मतलब क्या हुआ, आप वर्क करके उसको आप लर्न कर रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो या याद कर रहे हो, कार्य द्वारा समायोजन प्रक्रिया, तो इसको हम कहते हैं अधिगम। सेकंड फैक्टर हो गया, मतलब घटक हो गया, दूसरा घटक हो गया। तीसरा घटक क्या है आपका, अध्यापक प्रक्रिया का निर्देशन करने वाला। अध्यापक कौन होता है, अध्यापक वो होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है। अध्यापक अर्थात जो प्रक्रिया निर्देशित करने वाला व्यक्ति। आप क्लास में होते हो, अध्यापक जी कहते हैं आप ऐसे लिखो, ऐसे सॉल्व करो, इस तरह से आप इसका नोट्स बनाओ। अध्यापक कौन होता है, जो पूरे प्रोसेस को यानी पूरे प्रक्रिया को निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है आपको कि कैसे करना है। जैसे हम बताते हैं बार बार कि आपको पहले ये देखनी है कि कौन सा, कि जैसे हम जो कूड का क्वेश्चन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि पहले आपको जो आता है उसको मैच कराओ, फिर देखो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रही है। इसके साथ इससे क्या होगा, आपका ये जो रॉन्ग ऑप्शंस होंगे वो आपका अलग हो जाएंगे। ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो अध्यापक क्या करता है, आपका वो व्यक्ति होता है जो प्रक्रिया निर्देशित करने वाला व्यक्ति। इसको यही लाइन को आप याद करेंगे। छात्र कौन होता है, छात्र वो व्यक्ति होता है जो कार्य द्वारा अपने को क्या करता है, समायोजित करता है। जैसे कार्य मतलब वो वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बताया कि आपको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से आपको जो कूट के क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करके आपको करेक्ट तक पहुंचनी है। तो छात्र क्या करता है, उसको और ज़्यादा घर पे प्रैक्टिस करता है। तो कौन हुआ, वो व्यक्ति जो कार्य द्वारा अपने को समायोजित करता है। ये आपका फोर्थ, आपका चौथा घटक है। पांचवा घटक क्या है, विषय या क्रिया। किसको सीखोगे, जैसे आप योग सीख रहे हो या मैथमेटिक्स सीख रहे हो या आप जीके सीख रहे हो, तो विषय हुआ ये। तो विषय या क्रिया यानी कि सीखने के वस्तु, ये आपका पांचवा फैक्टर है। और फिर छठा फैक्टर क्या होती है, पर्यावरण यानी परिस्थिति, जिसमें कक्षा या परिस्थिति या पूरी प्रक्रिया को संचालित किया जाता है या संचालित होती है। अब जैसे मान लो अगर आपको जानने के लिए, सीखने के लिए आप कहाँ जाते हो, स्कूल कॉलेज जाते हो। क्यों जाते हो कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पूरा ऐसा परिस्थिति है। जैसे अगर कोई आपको अगर प्रैक्टिकल करनी है, तो योग की प्रैक्टिकल के द्वारा अगर देखनी है। अगर आप नेचुरोपैथी का अध्ययन करते हो तो आपको क्या करना है, नेचुरोपैथी का थ्योरी जाना है अपने। तो थ्योरी के लिए आपको किसी जगह जाना पड़ेंगे जहाँ पे सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जब वहाँ जाते हो तो आपको बताया जाएगा कि नेचुरोपैथी में पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन्हीं तत्व के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं। अब मिट्टी के, पृथ्वी मतलब मिट्टी हो गया, तो मिट्टी से कैसे करते हैं, मिट्टी पट्टी लगाते हैं, और भी कई तरह के हम इसमें प्रक्रिया होती है। तो उसके जगह कोई आपका ऐसा कुछ रूम होंगे, ऐसा कुछ आपका एनवायरनमेंट होंगे, ऐसा कुछ आपका पूरा एक आपका बना बनाया पूरा एक हॉस्पिटल हो सकता है, या कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ पे पेशेंट आते हों और लोगों को उन पर मिट्टी की पट्टी लगा करके दिखाया जाता है कि मिट्टी पट्टी कैसे लगाते हैं, किस तरह से मिट्टी को हम कलेक्ट करते हैं, हम इसको कैसे कपड़े में कैसे हम इसको रखते हैं इवनली स्प्रेड करके, ये सारा दिखाते हैं। इसी तरह से अगर कोई केमिस्ट्री का बच्चा होगा, कोई फिजिक्स का बच्चा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस जगह जाके पढ़ाई करेगा। तो क्या क्या हो गया आपका, आप क्या बोलोगे, यहाँ आपका एक क्वेश्चन बन जाती है खाली इसी में से। अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया का एक भाग है। कितने घटक होते हैं, आप बोलोगे 6 घटक होते हैं। नाम क्या क्या है, अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय या क्रिया और परिस्थिति या पर्यावरण।
इनको आप एज इट इज याद करेंगे, क्योंकि इनमें से किसी न किसी रूप में आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और इसका अर्थ क्या होती है, अध्यापन क्या होती है। एक बार पूछा गया था कि अधिगम क्या होती है, इसके 4 ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन था कार्य द्वारा समायोजन की प्रक्रिया, बाकी 3 ऑप्शन अलग अलग थे। ऐसे अध्यापक कौन होता है, उसमें एक ऑप्शन था प्रक्रिया निर्देशित करने वाला व्यक्ति, बाकी अलग अलग ऑप्शन थे। आपको अभी देखो कितना आसान लग रहा है, लेकिन यही चीज क्या आएगा एग्जाम में आएगा। अगर आप इसको याद नहीं रखोगे तो वहां जगह कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आप पूरा एज इट इज याद रखो। ये जो आपका जो 6 घटक है, इस घटक पर एक क्वेश्चन जरूर आती है, अक्सर आ ही जाती है। फिर शब्दावली, शब्दावली में क्या होती है, शिक्षा एक वृद्धि, विकास और अपने अनुभव में कुछ नया जोड़ने की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या होती है, एक वृद्धि, शिक्षा एक वृद्धि होती है, विकास होती है, डेवलपमेंट होती है मतलब, और अपने एक्सपीरियंस में क्या करते हैं, नया कुछ ऐड करते हैं। जैसे आपने अगर नेचुरोपैथी का आपने अध्ययन किया या आपने योग का अध्ययन किया, आपने आसन को सीखा अपने अच्छे से, अपने अनुभव के आधार पे आप कुछ नया ऐड करोगे। अगर आपको कुछ नया पेशेंट मिलते हैं, उनके कुछ विशेष अगर कुछ समस्याएं होती हैं और आपने बहुत सारे आसन का आपको अच्छे से आपने अभ्यास किया है, आपको पता है कि किस आसन के करने से मसल्स के किस जगह पे आपका असर पड़ता है या बोन के किस जगह पे असर पड़ता है, आपका अनुभव के अकॉर्डिंग उनको आप एक कुछ नया जोड़ के आप उनका कह सकते हो, उनको जो समस्याओं का आपको उसमें अच्छा परिणाम पाने के लिए। तो शिक्षा ये कैसे पाया आपने, ये शिक्षा से पाया आपने, लगातार अपने अनुभव से पाया। शिक्षा एक वृद्धि, विकास और अपने अनुभव से, क्योंकि अगर खाली 1-2 दिन जिसने आसन सीखा है वो शायद नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको अच्छा अनुभव नहीं है। लेकिन जिन्होंने 1 साल 2 साल अच्छे से लगातार किए हैं, खुद के बॉडी के ऊपर किया, उनको अनुभव पता है और भी बहुत से लोगों को उनको पता है, तो कुछ नया ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं ना वेरिएशन करते हैं। जैसे वीरासन के बहुत से वेरिएशन होते हैं, भुजंगासन के कई वेरिएशन होते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं। शैक्षणिक प्रक्रिया में 2 अवस्थाएं होती है, क्या क्या होती है, एक अध्यापन और दूसरा क्या, सीखना। और इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी पैटर्न के आधार पे कि शैक्षणिक प्रक्रिया की कितने अवस्थाएं होती है, क्या क्या होती है। तो एक क्या होती है अध्यापन, अगर आप अध्यापन करोगे तो किसी को सिखाओगे तो सीखने वाला भी कोई होगा, और कोई सीखने वाला अगर है तो कोई पढ़ाने वाला भी होगा। तो क्या हुआ, एक अध्यापन हुआ, दूसरा क्या हुआ, सीखना हो गया। अध्यापन क्या होती है, अध्यापन में अध्यापक द्वारा सीखने के अनुभव का गठन और संचालन होता है। अध्यापक क्या करता है, यहाँ जो टर्म लिखी गई है ये थोड़ी सी शुद्ध हिंदी में लिखी गई है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ को आप अच्छे से जान लेना। अध्यापन में क्या होती है, अध्यापक सिखाने का अनुभव का गठन करता है और उसका संचालन करता है। मतलब मान लो कि किसी को कुछ हम सिखा रहे हैं और सिखाने जब हम उसको सिखा रहे हैं तो अगर वो एक मेथड से नहीं सीख पा रहा है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि सीखना तो वही चीज़ है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर मेथड को चेंज कर देंगे तो हो सकता है उसके लिए आसान हो जाएगा और वो सीख लेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सपोज करो कि एक इक्वेशन को हम मान लो आपको सिखा रहा हूँ मैं कि आपको सॉल्व करनी है x + 6 = मान लो 11 है। तो मैंने बताया कि अगर 6 को ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर आप इसको शिफ्ट करते हो राइट हैंड साइड पे तो इसका जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है। प्लस है साइन, हमेशा हम लेफ्ट की तरफ देखते हैं, तो 6 का साइन कितना है आपका, क्या है, लेफ्ट की तरफ प्लस साइन है। तो हम बोलेंगे इसको कि x = क्या होगा, 11 - 6, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड में हमने शिफ्ट कर दिया तो प्लस था माइनस हो गया, x = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब मैंने इन्हें सिखा दिया, लेकिन किसी वजह से कुछ बच्चों को मान लो ये समझ नहीं आया, कुछ बच्चों को आ गया, किसी को समझ नहीं आया, तो उसको मैं बता रहा हूँ लेकिन वो ये शायद समझ नहीं पा रहा है कि हम जब आपका 6 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जब शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में, तो शिफ्ट करने में उसको कुछ दिक्कत हो सकती है, क्या आ रही है, और अगर शिफ्ट करने में ट्रांसफ़र करने में अगर दिक्कत होंगे तो उसके आंसर में गलती हो सकता है, वो नहीं कर पा रहा है। तो हमने क्या किया, हमें सिखाना यही चीज़ है, हम थोड़ा सा मेथड को चेंज कर देते हैं इसको, हम दोबारा इसको बोलते हैं कि देखो ऐसा करो, क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे x + 6 = 11 कर दिया हमने बता दिया जो यहाँ पे अगर +6 है तो दोनों ओर -6 कर दो, अगर x + 6 है तो दोनों ओर -6 कर दो, ताकि ये हमें इस 6 को
कैंसिल आउट करनी है, जीरो करनी है, तो +6 में क्या करेंगे, माइनस ये जीरो हो जाए, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो दोनों ओर हम क्या करेंगे, 11 - 6 कर देंगे दोनों ओर से। अब क्या हो जाएगा, ये 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 - 6 इक्वल टू क्या, 5 हो गया। अब ये इस बात से वो सीख गया, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाने को जो कॉन्सेप्ट है उसमें उसको हम लाए नहीं, हम खाली इसको दोनों माइनस कर दिए और उसने आंसर तक पहुँच गए। और वो आगे कहीं भी करेगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा करेगा तो वो पहुँच जाएगा। तो क्या हुआ, ये हमने थोड़ा सा मेथड में हमने चेंज किया, सिखाना मुझे वही था, वही चीज़ हमने आया भी वही 11 - 6 हो गया, लेकिन उसको जहाँ डिफ़िकल्टी थी वो उस पार्ट को उसने उसको ओवरकम कर दिया। इसी तरह से ये बता रहे हैं कि अध्यापन में अध्यापक द्वारा सीखने के अनुभवों का गठन और संचालन करते हैं। संचालन मतलब ये होती है कि जहाँ जिस तरह से ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो अध्यापक महोदय जो है उनको संचालित करते हुए बच्चों को सिखाते हैं। ये आपका शब्दावली है। ये आप अध्यापन क्या होती है, अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे आपको लाइन दे देंगे और बाकी 3-4 और भी ऑप्शन देंगे जिसमें से आपको इनको चुनने पड़ेंगे। फिर सीखना क्या होता है, सीखना मतलब छात्र के द्वारा पूर्ण अंगों यानी हर चीज़ का ऑर्गेनिज्म का अध्यापन द्वारा उत्पन्न की गई नई परिस्थिति से समायोजन। इनमें जो वर्ड दिया गया है इन वर्ड को अच्छे से समझ लो ताकि आपको इसमें बताना क्या चाह रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाए। क्या बोल रहे हैं, सीखना क्या होता है, सीखना मतलब छात्रों के द्वारा, जैसे मैंने पूर्ण अंग मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई बॉडी पार्ट नहीं है। पूर्ण अंग का मतलब होता है, जैसे हमने सीखने का हम सिखा देंगे, इसका मतलब क्या होता है। ये जो मैंने सिखाया कि एक बार मैंने ऐसे बताया कि x + 6 अगर इक्वल टू 11 हो तो x इक्वल टू 11 - 6। हमने क्या बताया कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा और इसके बाद क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे जो हमने बातें बताया वो क्या है, एक एक पार्ट है। अगर बच्चे इस पर ध्यान नहीं देगा कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में जाने पर साइन चेंज हो जाएगा और बाकी पार्ट को अगर वो ध्यान से सुनेगा तो क्या वो सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, क्योंकि यहाँ से उसने एक पार्ट को क्या किया, उसने स्किप कर दिया। वैसे किसी चीज़ को समझाने के लिए जितनी भी कंटेंट होती है उसको पूरा हर स्टेप को हर बात को जब कोई ध्यान से सुनेगा तो या समझेगा तो क्या होगा, वो पूरे का पूरे कंटेंट को समझ पाएगा। इसी को बताया जा रहा है इसमें कि सीखना क्या होता है, छात्र के द्वारा पूर्ण अंगों मतलब हर स्टेप को अध्यापन द्वारा उत्पन्न की गई नई परिस्थिति क्या हुआ, ये हुआ कि अगर आप मान लो कि 6 को अगर आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये एक नई परिस्थिति आ गया और पूरे चीज़ों को उससे सीख गया। तो पहले उसको नहीं पता था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको करने के बाद उसको सीख गया वो, तो क्या हुआ, वो ये एक नई परिस्थिति नया समायोजन उसने पाया। अब इसके बाद जब भी कोई क्वेश्चंस होंगे अगर इसमें लीनियर इक्वेशन का यूज़ होंगे तो वो कर पाएगा। यही इसमें है कि आपका सीखना क्या होता है, छात्र द्वारा सारे पार्ट का मतलब पूर्ण अंगों का अध्यापन द्वारा उत्पन्न की गई नई परिस्थिति से, ये जो उसने सीखा उसने लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो अपने आप को एडजस्ट करना यानी अपने आप को समायोजन करना, ये क्या होती है, सीखना होता है। इसके बाद अध्यापक क्या होती है, एक ऐसा व्यक्ति है अध्यापक जो छात्र में सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, वो उद्दीपित करता है, कह सकते हैं कि आप स्टिमुलेट करता है। जैसे हम जब रीजनिंग करते हैं, आप जब हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो एक तो तरीका, जैसे हम जब एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले बोलते हैं कि आपको जो पार्ट आता है पहले उसका मैच करो, उसके बाद जो रॉन्ग आंसर है उसको एलिमिनेट कर दो। आप जब खुद कर पाते हो तो क्या होता है, आपके अंदर एक उद्दीपन पैदा होता है, आपके अंदर एक आपका स्टिमुलेशन पैदा होता है कि हाँ मैं भी कर पा रही हूँ या मैं भी कर पा रहा हूँ। उससे क्या होती है, वो आपके अंदर एक सीखने की प्रक्रिया उत्पन्न होती है और आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है। इसमें क्या करते हैं, जब ऐसा आपका जब रुचि उत्पन्न होती है
तो यही आपका अध्यापक होता है, एक व्यक्ति जो इस तरह से जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनमें वो रुचि उत्पन्न कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को योग सिखा रहे हो और उनको मान लो कि स्पेसिफिक आसन में उनको बहुत दिक्कत है, नहीं आ पा रहा है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे स्टेप्स से लेकर, जैसे मान लो कि शीर्षासन नहीं कर पा रहे कोई अगर लोग, तो लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को एक टेक्निक, एक ट्रिक सिखा दिया, को बहुत से ट्रिक होते भी हैं, बहुत से ट्रिक होते हैं उसके, मैंने आपको बताया भी था कि उस ट्रिक के ज़रिए जब उसने शीर्षासन करने की कोशिश किया तो जो पहले नहीं कर पा रहा था अब वो कर पा रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक सीखने की एक उद्दीपन पैदा होगा। तो आपने आप जो अध्यापक हो और आपने उनको जो ये चीज़ को आपने उनको गाइड किया, तो उसके बाद क्या करेंगे, उनके अंदर वो उसको करने की और ज़्यादा इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। एक अध्यापक जो होता है किसी बड़े से बड़े चीज़ को या बड़े से बड़े कंटेंट को, अगर वो कुशल अध्यापक होते हैं तो इतना रुचिकर बना देते हैं कि जो छात्र पहले उसको अच्छा नहीं भी लगता था, बहुत अच्छे लगने लगता है। और इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इसलिए अध्यापक का बहुत बड़े रोल होता है, क्योंकि पुस्तक पढ़ के भी हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कुशल अध्यापक होते हैं तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से हमारे अंदर डाल देते हैं, हमारे अंदर उनको नेतृत्व कर देते हैं, हमारे अंदर उसको पैदा उत्पन्न कर देते हैं, उद्दीपित कर देते हैं। यही होते हैं अध्यापक, एक ऐसा व्यक्ति जो छात्रों में सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है, अपने नेतृत्व में व्यक्तियों के अनुभव को गठित करता है और उसको डायरेक्ट करता है, उसको निर्देश देता है, ऐसे करो, इस तरह से करो। जैसे आप जानते हो ना कि जैसे आप बहुत सारे आपका जो आसन होते हैं उसे करने से पहले, जैसे अगर आप किसी को चक्रासन करने हैं तो चक्रासन से पहले कुछ हम और आसन कराते हैं, जिससे चक्रासन में बॉडी का जो पार्ट इन्वॉल्व होना है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी उत्पन्न हो जाए। अगर आप इसको ऐसे करा के करोगे तो उसको कोई हार्म नहीं होगा और बहुत आसानी से कर लेगा कुछ अभ्यास के बाद। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनको दिक्कत हो, उनको पेन हो और उनको अरुचि उत्पन्न हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि वो अपने नेतृत्व में व्यक्तियों के अनुभवों को गठित और निर्देशित करता है। वह आवश्यक रूप से एक शिक्षक है जो छात्र में निहित कुछ भी उत्तम अगर है, कुछ जो भी अच्छा है उसको उजागर करता है। वो झूठी तारीफ तो नहीं करता, लेकिन जो भी अच्छे होते, क्योंकि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसमें कोई गुण ना हो, सबके अंदर कोई ना कोई गुण होते हैं। अध्यापक क्या करते हैं, उनको समझ करके, और अगर इतना होता है कि अगर गुण अगर अल्प है तो उनको मोटिवेट करके उस अल्प को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ये हो सकता है। और गुण सब में होते हैं। तो ये आपका क्या होती है, अध्यापक का जो रोल होता है वह एक आवश्यक रूप से एक शिक्षक है जो छात्र में निहित जो कुछ भी उत्तम है उसको उजागर करते हैं। ये लाइन को आप तैयार रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत काम आएगा। ऐसे एक लाइन को दे देंगे और फिर सेम टू सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर देंगे, फिर उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। फिर छात्र कौन होता है, एक व्यक्ति जो अपने संगठन को अध्यापक द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति से समायोजन करने के इच्छुक होते हैं। मतलब क्या हुआ, छात्र कौन होता है, वो सीखने आया है। और जैसे अगर हमने बताया अभी कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैंने इसको सॉल्व किया, ऐसा सिखाया, तो वो पहले नहीं जानता था। अब वो सारे रूल को जो हम बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाती है, उसके अपने आप क्या उसने क्या किया, समायोजन कर लिया, सीख लिया, उसी को उसने ट्रू माना। फिर उसको जो आगे जो वर्क करेगा तो उसको नई नई चीज़ें वो और सीख पाएगा, या इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप अगर MCQs करते हो या आप कूट का क्वेश्चन करते हो, आपने सीखने के लिए आए। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने बताया कि आपको जैसे अगर आपको स्टेटमेंट चार होते हैं, 4 या कुछ बातें उसमें लिखी होती है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने बोलते हैं कि पहले आपको जो आता है उसको आप मैच कराओ। तो आपने क्या किया, आपने पहले इसको अडॉप्ट किया, इस रूल को। उसके बाद जैसे जैसे करते गए आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है कि अगर हमको सारा चीज़ें पता नहीं भी होता है तो भी हम सही आंसर तक पहुँच जाते हैं। तो क्या करते हो आप, ये पहले अगर आपको नहीं पता था, लेकिन आप इसको सीख के उसमें आप धीरे धीरे क्या हुए, उसी को समायोजित कर लिया आपने। इस नई स्थिति से आपने अपने आप को क्या किया, समायोजित कर लिया, या समायोजित करने का आपने इच्छा उत्पन्न किया। तो ये क्या हुआ
छात्र एक व्यक्ति है जो अपने संगठन को अध्यापक द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति से समायोजन करने का इच्छुक होता है। विधियाँ मतलब मेथड क्या होती है, जैसे अभी हम बात किए थे हमने कि ये देखो एक विधि ये है सॉल्व करने का आपका लीनियर इक्वेशन को। अगर इस विधि से बच्चे समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो हमने क्या किया, हमने एक शिफ्ट कर दिया, एक और विधि से हमने बता दिया कि दोनों में -6 कर दो। उसी तरह से अगर मान लो कोई क्वेश्चन अगर ऐसा होता है किसी जगह पे कि 2x + 5 = मान लो 13 है, 2x + 5 = 13 और मुझे इसको सॉल्व करके दिखानी है, बच्चों को सिखानी है। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसमें रूल होती है BODMAS, BODMAS, B for bracket, O for off, D for divide, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। तो इस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर क्या इसमें डिवाइड भी नहीं है, ये भी कट जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि 2 × x है, और एडिशन है मतलब m है और a है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसको 2x ऐसे रखेंगे कि जो नंबर्स है उसको हम शिफ्ट कर देंगे। किस तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो 2x = 13 - 5 हमने बच्चों को अगर ऐसा बताया। फिर 2x क्या हो जाएगा, 13 से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अगर 2 के साथ x का मल्टीप्लाई में अगर संबंध है तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। x क्या हो जाएगा आपका 8/2 हो जाएगा, यानी x क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि पहले जो +5 है वो शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। फिर जो नंबर आएगा उसमें रूल होता है कि 2x अगर है उसको अगर हम शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाता है, अगर जब साइड अगर चेंज होती है तो 4 हो गया। मान लो कुछ बच्चों को समझ आ गया लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, तो जिनको समझ में नहीं आया उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम बताएंगे कि इसी को क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, 2x + 5 = 13। सबसे पहले जो प्लस में जो साइन है उसको दोनों ओर ऐसा करो कि ये 0 हो जाए। तो क्या करेंगे, 2x + 5 - 5 = क्या करेंगे, 13 - 5। क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसको हमें नील करनी है, 0 करनी है। तो 5 कट गया, तो 2x क्या बचा, = 13 में से 5 गया, 8 हो गया। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कि मल्टीप्लाई में 2 है, अगर उसको राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, थोड़ा चेंज कर दिया कि यहाँ पे 2 है, 2 को अगर हमको रिमूव करनी है तो क्या करने होंगे, डिवाइड करने होंगे। तो मैं यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 और 8 के साथ कैंसिल होके 4 हो जाएगा। तो x = कितना हो गया आपका, 4 हो गया। मेथड आपका थोड़ा सा मैंने बताने के खाली तरीके में खाली चेंज किया, आंसर सेम ही आना है हर जगह पे। तो ये जो हमने किया इसी को कहा गया इसमें कि विधियाँ, मेथड कि अलग अलग तरीके से हम कैसे करें। जैसे आपको जब हम कूट का क्वेश्चन कराते हैं, एक तो तरीका ये होता है कि आपको सारी चीज़ें पता हो, आप उसको मिलाओ, ये भी एक तरीका होता है। लेकिन जिनको सारी चीज़ें पता नहीं है वो कैसे करेंगे, तब हम क्या बोलते हैं, विधि में थोड़ा चेंज करते हैं। क्या करते हैं कि रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन या करेक्ट आंसर को इंक्लूड करना, इंक्लूशन, ये हम बताते हैं। तो फिर क्या होता है, अगर सारे अगर ऑप्शन आपको नहीं भी पता होता है तो भी आप आंसर निकाल लेते हो, ये विधियाँ होती है। तो अध्यापक द्वारा क्या होता है, प्रयुक्त वे प्रविधियाँ या कार्य विधियाँ मतलब मेथड, प्रोसेस जिसे कहते हैं, जिनके माध्यम से अध्यापक और छात्र के बीच में परस्पर आदान प्रदान की क्रिया होती है। क्या आदान प्रदान, ज्ञान के आदान प्रदान, नॉलेज के आदान प्रदान, कंसेप्ट समझाने के आदान प्रदान, इसकी जो क्रिया होती है उसको जिस विधि से हम जिस तरह से जिस प्रोसेस से करते हैं उसको हम विधि कहते हैं। जैसा अभी बताया हमने, ये 2 विधि से हमने इसको सॉल्व किया, दोनों से आंसर क्या सेम आया। सेम तरह से अगर थोड़ी सी अगर एडवांस क्वेश्चन ले लेंगे
इधर से मान लो अगर बताते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करनी है। तो इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका मान लो कि हमने बता दिया एक फैक्टर मेथड से करेंगे। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 करेंगे, क्योंकि 6 इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और 3 प्लस 2 कितनी होती है 5 होती है, और बीच में क्या है 5 है। तो हमको इसको फैक्टर करनी है और इसको हमको ऐड करके लानी है फैक्टर्स को, इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको समझा दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक साथ करेंगे प्लस 2x प्लस 6 हमने एक साथ कर दिया इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लिया, x प्लस 3 आ गया, प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया और x प्लस 2 सेकंड ब्रैकेट में आ गया दूसरे में इज इक्वल टू 0। अब दो केस होंगे, जब x प्लस 3 0 होगा तो लीनियर इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू -3, और सेकंड केस होंगे अगर x प्लस 2 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -2। तो दो आंसर निकल गया, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2। तो आंसर हमारा निकल जाएगा x इज इक्वल टू -3, -2। ये एक मेथड है, ये हम कहते हैं इसको फैक्टर मेथड कहते हैं। इसका एक और मेथड है परफेक्ट स्क्वायर करके करने का। इसका एक और मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो धाराचर फार्मूला है उसको करने का। तो अलग अलग मेथड से हम इसको करा सकते हैं, डिपेंड करता है सिलेबस और बच्चे के सीखने की क्षमता पे। इसी को हम कहते हैं कि ये जो हमने आदान प्रदान किया, जिन बच्चों को ये फैक्टर मेथड आसान लगता है उनके लिए हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर मेथड इसको किसी को सिखानी है, उनको अगर वो आसान लगता है, मुझे लगता है कि उनको परफेक्ट स्क्वायर से ज़्यादा अच्छे सीख पाएंगे, उसको अप्लाई करेंगे। तो ये बताया इसमें कि हम क्या करें, छात्र और अध्यापक के बीच में क्या हो रही है, ये क्या हो रही है आपका, ये एक्सचेंज हो रही है, आदान प्रदान हो रही है। तो ये विधि हो गई अध्यापक द्वारा प्रयुक्त हुए प्रविधियाँ या कार्यविधियाँ, जिनके माध्यम से अध्यापक और छात्र के बीच में परस्पर आदान प्रदान की क्रिया होती है, उसको हम विधि कहते हैं। होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आपके बाद आती है अध्यापन का कार्य क्षेत्र, यानी अधिगम, यानी सीखना। सीखना क्या होती है, ये पार्ट फर्स्ट पेपर के साथ भी कॉमन है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में समझा दे रहा हूँ। ये फर्स्ट पेपर का आपका जो पहला यूनिट है उसमें भी हम सेम चीज़ पढ़ते हैं, सेम ही चीज़ आता है इसमें कोई, और इसमें कुछ ज़्यादा भी उसमें आता है, और ये पार्ट दोनों में कॉमन है। इसलिए आपको अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो इस सेक्शन के करीब आपका जो क्वेश्चंस आएंगे 5-6 क्वेश्चन सेकंड पेपर का, वो तो हो ही जाएगा। फर्स्ट पेपर के भी कुछ क्वेश्चंस आपको हो जाएगा, तो सोचो आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। फिर अध्यापन का कार्य क्षेत्र यानी अधिगम, यानी सीखना क्या होती है। अध्यापन का उद्देश्य क्या होती है, छात्र में परिवर्तन लाना। जैसे हम बात कर रहे थे उस दिन कि हम लोग जैसे हम में से हर कोई पढ़ते हैं कि आत्मा होती है, परमात्मा होती है, आत्मा को परमात्मा से मिलना होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना बीच में कि अगर आत्मा, अगर सब कुछ है, आत्मा में अगर इतने गुण है, ये सारे गुण हमें आत्मा के बारे में बताई जाती है, तो हमारे अंदर आत्मा कैसे आती है, और वो उनको ऐसा क्या चीज़ है जो परमात्मा से अलग है, क्यों अलग है, और कब वो एक साथ मिलती है। तो इस तरह क्या होती है, आपका बहुत सारे आपका क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अध्यापन का उद्देश्य क्या होती है, छात्र में परिवर्तन लाना। मतलब अब हम इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे अलग है, तो क्या होगा, आपके सोच में एक परिवर्तन आएगा। तो अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसे तो हम बोल देते हैं, बहुत सारे थ्योरीज है, बहुत सारे आपका मतलब दर्शन है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे हम जन्मों जन्मों से हम आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए सारा चीज़ें हम कैसे जर्नी करते हैं, सारा चीज़ें हम पढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन रह जाता है, और अलग अलग लोगों में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। आप इसी चीज़ को वो इस जगह कई जगह पे भ्रमित हो जाते हैं, या ठीक से अगर भ्रमित होंगे तो क्या हुआ, ठीक से सीख नहीं पाए, तो परिवर्तन नहीं आ पाया। अब इसको सिखाने के लिए अगर हम एक विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जैसे प्रकाश, लाइट के बारे में हम एक दिन बात भी कर रहे थे आप लोगों से। लाइट क्या होता है कि जब लाइट आसमान से, सूरज से जब धरती में आता है, तो उसका नेचर क्या होती है, वो वेव नेचर होती है, तरंग के रूप में आती है, वो मास नेचर नहीं होती है। क्योंकि मास नेचर होगा तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलता है प्रकाश। इतने स्पीड से कोई चीज़ अगर चलेगा तो जल जाएगा, तो मास नहीं हो सकता, मतलब उसमें द्रव्य नहीं हो सकता, मैटर नहीं हो सकता। मैटर मतलब मास नहीं होगा, वो वेव फॉर्म में है।
लेकिन अगर वो वेव फॉर्म में है तो आप देखो, अगर एक बाल्टी पानी ले लो, उसमें अगर आप एक बाल्टी पानी, जैसे आपने एक बाल्टी रखा आपने, उसमें अगर ये आपका एक बाल्टी है, मान लो कंटेनर है, मान लो इसमें आपने रखा पानी, वाटर रखा आपने, और इसमें कभी करके देखना घर पे, या गिलास में भी कर सकते हो, एक पेंसिल रख करके देखना, ट्रांसपेरेंट अगर कांच का गिलास है तो अगर आपने कोई भी चीज़ को आपने डाला इसमें, तो जब पानी के अंदर का जो पार्ट होगा वो टेढ़ा दिखाई देगा, लगेगा कि वो टेढ़ा हो गया है। तो टेढ़ा क्यों होता है? जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ आपको, मान लो कि आपने इसको रखा, आपने एक ऐसे आपने डंडे को आपने डाला आपने, तो जब ये डंडा अंदर जा रहा है तो क्या होगा, इसको सीधे जाना था, इसको ऐसे स्ट्रेट जाना था ऐसे। लेकिन होता क्या है, अगर आप एक गिलास पानी लेकर के अगर पेंसिल डाल के देखोगे तो, या गिलास में अगर बाल्टी में अगर आपने अगर कोई लकड़ी या डंडा या ऐसा कुछ डाल के देखोगे, ऐसा लगता है कि जैसे टेढ़ा हो गया है, ऐसा लगता है कि वो अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंट हो गया है, इस तरह से। ऐसा थोड़ा बेंट हो गया है, जैसे पेंसिल तो आपका टेढ़ा हो गया है। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब जैसे हवा में अगर पानी में गया तो हवा आपका रेयरर होती है, पानी डेंसर होता है, तो मुड़ जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है। अब मुड़ेगी कैसे? मुड़ने के लिए उसको मास होना चाहिए, क्योंकि तरंग कैसे मुड़ेगी? वो मास नेचर होगा तभी मुड़ेगी, कोई मैटर होगा तभी मुड़ेगी, तभी बेंट हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश आसमान में रहता है या सूर्य से चलता है, उस समय उसका नेचर क्या होती है? वेव नेचर होती है, तरंग नेचर होती है। लेकिन जब किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वही तरंग नेचर किस में कन्वर्ट होती है? मास नेचर में कन्वर्ट होती है। उसी प्रकार से जब आत्मा आपका जब अनंत शून्य में होता है तो परमात्मा के साथ विलीन होता है। वो जैसे कि एनर्जी आपका प्रकाश की ऊर्जा में आपका एक वेव में विलीन होती है, वेव के फॉर्म में होती है। लेकिन जब वो आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करता है, तो जैसे प्रकाश जब किसी माध्यम में जाता है तो क्या होती है? वो एक मास नेचर होती है, मतलब द्रव्यमान नेचर होती है। तब क्या होती है? उसका जो हम देखते हैं, आत्मा जब किसी शरीर में आता है तब उसको परमात्मा में उसी एनर्जी के फॉर्म में जाने के लिए उसको जर्नी करने पड़ते हैं। लेकिन जब वो आपका उस क्षेत्र में होता है, जैसे कि प्रकाश जब आपका सूर्य से निकलते हुए जब आती है, उस क्षेत्र में वो वे होती है। लेकिन वो वही प्रकाश जब आपका किसी माध्यम में, मीडियम में जाता है तो मास होता है। उसी प्रकार से आत्मा जब उस क्षेत्र में रहता है तो परमात्मा के रूप में रहता है, और जब शरीर के क्षेत्र में आता है तब वो जीवात्मा के रूप में, इसके जितने भी हम जब पढ़ते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं, उसमें होता है। ये जब आप, इसके बाद और भी चीज़ें हैं इसमें, आप बहुत सारे आपका हिग्स बोसोन थ्योरीज है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम सब कोई साइंस, मतलब सब कोई फिजिक्स के विद्यार्थी नहीं होंगे, तो हिग्स बोसोन थ्योरी नहीं समझ पाएंगे। गॉड पार्टिकल भी क्या होती है उसके बारे में भी बहुत से बातें हैं, गॉड पार्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं। और इसमें भी ये भी है कि जैसे दो हाइड्रोजन मिलके जब इसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, उस प्रक्रिया से सूरज में इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, खाली दो हाइड्रोजन इतनी छोटे पार्टिकल मिलके जब इतना होता है, तो सोचो आत्मा और परमात्मा जब मिलन होगा तो कितनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये सारे थ्योरीज होती है। तो ये जब आप जान लेते हो तो हो सकता है ये जानने के बाद आपके अंदर के जो परिवर्तन अब आ जाएगा कि हाँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। यही आपका क्या होती है? अध्यापन का उद्देश्य होता है। अगर हम अध्यापन ऐसे नहीं करेंगे तो हम कुछ बातें खाली बोल देंगे तो वो परिवर्तन आती नहीं है। लेकिन जब आप इसको विज्ञान के द्वारा और आपका यथार्थ ज्ञान के द्वारा, एकदम तर्क के साथ, जब तर्क के साथ जो अध्ययन का जो मूल नीति होती है उसके आधार पर जब वैज्ञानिक तरीके से आपने समझा आपने, तो क्या हुआ? आपके सोच में परिवर्तन आया। दैट इज द पार्ट ऑफ द अध्यापन, मतलब आपका अध्यापन का कार्यक्षेत्र में। तो अध्यापन का उद्देश्य छात्र में परिवर्तन लाना होता है। इस तरह से जब आप सीखोगे
तो आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा, बहुत सारा आपका जो ऑब्स्टिकल्स होती है वो खत्म हो जाती है और आप उसको सीख पाते हो बेहतर तरीके से, और फिर आप उसको कैरी करके दूसरे तक आप उसको फिर से फॉरवर्ड कर पाते हो, मतलब किसी और को सिखा पाते हो। तो जब तक सीखना नहीं होता तब तक क्या होती है, अध्यापन समाप्त नहीं होता, यानी अध्यापन नहीं होता। अगर आपको ये समझ आता है तब मेरा अध्यापन क्या हुआ, सफल हुआ। अगर आप उसको समझ नहीं आता है इसका मतलब क्या, वो सफल नहीं हुआ। अध्यापक केवल सीखने के लिए ही परिस्थिति निर्मित करता है। जैसे आपको समझाने के लिए ही सब चीज़ें बताया कि ये सारे प्रकाश के बारे में और इसके बारे में, क्योंकि मुझे एक खाली एग्जाम्पल देख करके आपको समझाना था। तो अध्यापक केवल सीखने के लिए ही परिस्थिति निर्मित करता है और उसमें छात्र के क्रियाकलापों को प्रोत्साहित और डायरेक्ट करता है, यानी कि निर्देशित करता है। सीखना छात्र द्वारा होता है और प्रत्येक छात्र, हर एक स्टूडेंट को स्वयं सीखना होता है। जैसे आपको कुछ बातें बताया गया, अभी ये समझाया गया कि लाइट क्या होती है। अगर आप विज्ञान के छात्र नहीं भी हो तो भी आप जानते हो कि प्रकाश का वेग क्या है, क्योंकि 8वीं क्लास तक ये सब हम पढ़ चुके होते हैं, 8वीं 9वीं तक सब चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, इसके हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आप एक गिलास पानी लेकर के एक पेंसिल को अगर आप डालोगे उसके अंदर, आपका जो पेंसिल या पेन को, तो आप देखोगे, अभी भी देख सकते हो कि ऐसा लगता है कि वो टेढ़ा हो गया है। अगर कांच के गिलास में अगर डालते हो, इसका मतलब क्या हुआ, पेंसिल तो टेढ़ा हुआ नहीं, तो हमें क्यों दिखती है, क्योंकि वो प्रकाश आपका मुड़ गया। तो ये आप देख ही सकते हो। लेकिन पेंसिल निकाल लो, सीधा है, वो टेढ़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश आपका मुड़ा हुआ है। कब मुड़ती है, जब किसी माध्यम में प्रवेश करती है। इसके द्वारा क्या हुआ, आप खुद सीखे हो, स्वयं सीखे हो। अध्यापक खाली आपको ये समझा देता है, कुछ चीज़ बता देता है, लेकिन अगर आप स्वयं इसको इमेजिन नहीं करोगे या प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। तो क्या होता है, प्रत्येक छात्र को स्वयं सीखना होता है। अध्यापक छात्र को सीखने की परिस्थिति में ले जाने का कार्य करता है। जैसे मैंने बताया अभी आपको, पानी ले लो, एक कांच का गिलास ले लो, उसमें आप पेंसिल को डाल के देखो, इस सब क्या है, एक परिस्थिति हो गया। परिस्थिति में लाने का कार्य करता है और सीखने की प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाता है। जैसे अभी आपने लाइट के एग्जाम्पल देखा, आपने समझा, आपने, तो उससे क्या हुआ, आपका दक्षता बढ़ गया। इसको सीखने की आपका कहीं अगर आप बात करोगे तो और बेहतर तरीके से आप इनको समझा सकते हो, यह चीज़ों को समझ सकते हो, यह चीज़ों को अपनी बात को रख सकते हो। तो क्या हुआ, ये सीखने की प्रक्रिया की दक्षता को आपका वृद्धि हुई। अध्यापन एक विज्ञान है, क्योंकि यह कला और विज्ञान दोनों होती है। तो अध्यापन एक विज्ञान है जिसमें किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित तर्कमूलक, लॉजिकल और व्यवस्थाएं होती है। जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया, एक आपका तर्कमूलक था कि प्रकाश आपका आसमान सूरज से आ रही है, उस समय वो तरंग के रूप में है, वेव फॉर्म में है, और कैसे आपका बेंट होती है या कैसे वो मास फॉर्म में आती है। तो क्या हुआ, कुछ सिद्धांत है, एक तर्क है, इसके आधार पर कुछ लॉजिकल बातें हो गई जिससे आप इसको सीख पाए हो। ऐसे हम कुछ भी हम नहीं कर सकते, एक विज्ञान के आधार पर हमें कहना होता है। अध्यापन एक कला भी है, एक आर्ट भी है, इसलिए एक ही चीज़ को अगर अलग अलग लोग बताते हैं तो अलग अलग आपका इंप्रेशन आता है। कहीं पे बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है, कहीं पे थोड़ा कम अच्छा इंप्रेशन आता है, क्योंकि चीज़ें एक ही होती है, लेकिन क्या होती है, एक आर्ट होता है। विज्ञान तो होती ही है, साथ साथ एक आपका कला भी होती है। तो अध्यापन क्या होती है, विज्ञान भी है ये, और एक कला भी है। अध्यापन एक कला भी है, विज्ञान भी है। क्योंकि कला इसलिए भी है क्योंकि किसी एक सूत्र में हम इसको समेट नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो मैंने आपको आत्मा के बारे में बताया है, ये क्या हुआ, अभी तक क्या आपने ऐसा सुना था, ऐसा पढ़ा था, शायद नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो एक सूत्र में बटा नहीं है। कुछ और कहीं और अगर आप पढ़ोगे, किसी और बुक में पढ़ोगे, तो वो अपने तरफ से किसी और एग्जाम्पल से आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। तो क्या हुआ, एक सूत्र में नहीं होता है। ये हर व्यक्ति की अपना कला होता है, जो उस कला के साथ विज्ञान को कैसे हम रखते हैं। एक कला के रूप में अध्यापन में छात्रों को प्रभावित करने वाले कारकों और सीखने के प्रति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक होता है, जिससे आवश्यकता अनुसार हम इसमें संपरिवर्तित हम कर सकें। जैसे अभी बताया था कि आसन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया, भुजंगासन कैसे होती है, कैसे करते हैं, या बाकी सब चीज़ें आपने अच्छे से जान लिया। लेकिन अगर किसी को सिखाना होगा या किसी पेशेंट पर काम करने होंगे, उसके अकॉर्डिंग उस समय जो भी आपका उसको वेरिएशन चेंज करने होंगे आप कर सकते हो, अगर आप उसमें
आपका बहुत अच्छा अगर आपका एक्सपर्टाइज है तो उस हिसाब से कि अगर आप अध्यापक हो या अध्यापिका हो तो आप उनको सिखाने के लिए, या आप अगर ट्रेनर हो या आप मान लो डॉक्टर हो और आपका बहुत अच्छा अनुभव है तो आप उसमें चेंजेस करके जो उनके लिए आवश्यक है उसको आप कर सकते हो। समग्र अध्यापन अधिगम की शैक्षणिक प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होती है? छात्र केंद्रित होती है। मतलब क्योंकि अध्यापन के जो सीखने और सिखाने के जो पूरा जो हम वर्क किसके लिए करते हैं, अध्यापक को तो सब कुछ आता ही है, तभी तो अध्यापक है। लेकिन अगर छात्रों को नहीं आएगा तो ज़्यादा क्या लाभ नहीं होगा। इसलिए छात्रों को कैसे समझ आ जाए, छात्र कैसे समझ सके, सब कुछ क्या है, छात्र केंद्रित होती है। मतलब एक महत्वपूर्ण फैक्टर क्या होती है कि छात्र केंद्रित। इसलिए आज के जो आपका जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो आपका जो टीचिंग होती है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड ज़्यादा होती है। खासकर हालांकि इसको भी हम पढ़ेंगे कि आप जब फर्स्ट पेपर हम पढ़ाएंगे, हम जब बात करेंगे तब देखेंगे उस समय कि अलग अलग आपका MLT होती है, बहुत सी चीज़ें उसमें होती है कि अलग अलग ग्रुप के बच्चों के लिए, जो बच्चा अभी जैसे ABCD पढ़ रहा है उसके लिए एक अलग तरीका होता है, और जो बच्चा आपका 6 से लेकर 10 तक के है उसके लिए एक अलग तरीका। फिर आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हो उनके लिए एक थोड़ी सी चेंज होती है, जब PhD में जाते हो तब एक अलग तरीके होते हैं। तो ये सारे हम उसमें पढ़ेंगे। इसलिए क्या होती है आपका, लेकिन सब जगह क्या होती है आपका, छात्र महत्वपूर्ण होती है। फिर आपका आता है अध्यापन विधियाँ। यहाँ तक किसी को कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो समग्र अध्यापन अधिगम की शैक्षणिक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होती है, छात्र पर केंद्रित होती है। अगर इसमें यहाँ तक हमने जब किया, हमें होप कि आप लोगों को डाउट तो होगा नहीं, क्योंकि हमने सारा चीज़ों को अच्छे से इन्वॉल्व कर इसको एग्जाम्पल के साथ हमने करने की कोशिश किया। तब भी अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। अध्यापन विधियाँ। अध्यापन की प्रक्रिया में अनेक विधियों को हम देखते हैं कि अध्यापन की जो प्रक्रिया में अनेक विधियों को कार्यों से हम परखते हैं या परखा गया है, और यह पाया गया कि इसमें मेन क्या होती है, 2 वर्ग होती है। याद रखना, अगर आपसे पूछे जाएंगे सेकंड पेपर में तो सेकंड पेपर में बोलोगे इसके 2 वर्ग होते हैं। पहला क्या है आपका, निर्देशन विधियाँ, जिसको हम डायरेक्ट करते हैं। निर्देशन विधियाँ जो कक्षा में सैद्धांतिक विषयों को पढ़ाने में काम आती है। एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से बन जाती है कि निर्देशन विधियों में हम किस जगह पे हम निर्देशन विधि अप्लाई करते हैं। तो याद रखना, निर्देशन विधियाँ क्या होती है, कक्षा में सैद्धांतिक विषयों को पढ़ाने के लिए होती है, पढ़ाने में काम आती है। इसको लाइन को लिख लो अच्छे से पूरा, आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि इसी जगह से ऐसे जगह से क्वेश्चन आते हैं। निर्देशन विधियाँ क्या होती है, जो कक्षा में सैद्धांतिक विषय को पढ़ाने में क्या होती है, ये आपका बहुत फ्रूटफुल होती है, कार्य मतलब ये काम आती है। सेकंड क्या है आपका, व्यावहारिक कौशल, यानी कि जो हम करके जो करते हैं, सीखते हैं। व्यावहारिक कौशलों को क्रीड़ा क्षेत्र या व्यायामशालाओं में पढ़ाने की विधि है। जैसे आप किसी को आसन सिखा रहे हो तो आसन के एक तो होती है सैद्धांतिक विधि है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भुजंगासन करोगे ऐसे इस तरह से चीज़ें होंगे, ऐसे होंगे, इस तरह आपको कमर दर्द में बहुत हेल्प होती है, हार्मोन्स में ऐसे आपका बेनिफिट होती है, सब हमने पढ़ा दिया। ये आपका क्या हुआ, एक आपका निर्देशन विधि हो गई। ये सैद्धांतिक होती है, जब सैद्धांतिक मुझे पढ़ानी होती है। लेकिन अगर मुझे करके सिखानी है, कैसे करनी है भुजंगासन, तो आपको क्या करेंगे, हम आपको या तो करके दिखाएंगे या ऐसे जगह ले जाएंगे जो व्यायामशाला में हो या ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप इसको खुद परफॉर्म करके कर सको। तो होती है आपका व्यावहारिक कौशलों को क्रीड़ा क्षेत्र या व्यायामशालाओं में पढ़ाने की विधियाँ। ये दो विधि आपने जाना, आपने एग्जाम में आएंगे। किसी और जगह पे आप जो भी पढ़ो, लेकिन यहाँ अगर आप जाओगे सेकंड पेपर में जब मिलेंगे, आप बोलोगे कि अध्यापन की प्रक्रिया में अनेक विधियों को कार्य में इससे परखा गया है, और ये मुख्यतः 2 हिस्से में बांटा गया है। निर्देशन विधियाँ जो कक्षा में सैद्धांतिक विषयों को पढ़ाने में काम आती है, और दूसरा क्या है, व्यावहारिक कौशल को, व्यावहारिक यानी कि कौशलों को क्रीड़ा क्षेत्र या व्यायामशाला में पढ़ाने की विधियाँ। ये आपका पहला हो गया, निर्देशन विधियाँ पहला हो गया, और आपका व्यावहारिक क्या सेकंड हो गया। कक्षागत विधियों में क्या होती है, व्याख्यान विधि। आपने पूरा एक व्याख्यान दे दिया, तो कक्षागत में क्या होती है, व्याख्यान विधि होती है। इसे हम कहते हैं
कक्षागत में व्याख्यान विधि और आपका सस्वर पाठ यानी कि रेसिटेशन जिसे कहते हैं, ये विधि प्रयोजना मतलब प्रोजेक्ट के जरिए करते हो, ये विधि मतलब आपका प्रोजेक्ट विधि या लैबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि, या आप वहाँ पे कुछ कुछ जगह पे आप अभिनय करके भी कर सकते हो, एक्टिंग विधि भी होती है। और फिर आपका या फिर ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा विधि भी होती है। ये डिपेंड करता है कि हम कितने लोग एक साथ हैं। जैसे आप देखते हो कि क्लास में कभी कभी ऐसा तक बहुत ज़्यादा के बच्चे हैं तो 5-6 के ग्रुप में बना देते हैं और बताते हैं कि आप लोग आपस में डिस्कस करो। तो डिस्कशन में क्या होती है कि बहुत लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें नॉलेज पता होता है, मतलब सारी चीज़ें कंटेंट पता होते हैं, तो एक दूसरे के साथ क्या होती है शेयर हो जाती है। इसको हम कहते हैं, या फिर 2 ग्रुप में बांट देते हैं और फिर हम इसमें डिबेट करा देते हैं। इस तरह से समूह में चर्चा भी कराते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड होती है, इन सब के नाम से हम जानते हैं। तो नाम में आप क्या क्या याद रखोगे, कक्षागत विधियाँ क्या क्या होती है इसमें, आप बोलोगे व्याख्यान विधि, फिर सस्वर विधि, फिर आपका प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रयोजना विधि, फिर आपका प्रयोगशाला विधि, फिर आपका एक्टिंग यानी कि अभिनय विधि। समूह अभिनय विधि में क्या से होती है, जैसे मान लीजिए कि हमें दिखानी है कि सपोज करो कि अगर कोई आसन या कोई प्राणायाम का किसी बीमारी पर क्या असर पड़ता है, अगर मुझे इस बात को दिखानी है, या हमें अगर दिखानी है कि षटकर्म का किसी पर्टिकुलर बीमारी में क्या असर पड़ती है, तो हमें अगर ऐसा हम अभिनय क्रिएट करें, सीन क्रिएट करते हैं कि किसी को कोई बहुत बीमार है, किसी को मान लो कि अगर कफ का बहुत समस्या है और उनको फिर हमने कुंजल कराया और फिर उसको अच्छा हो गया, तो ये क्या हुआ आपका, जैसे डॉक्टर ने उसको उनका रिपोर्ट देखा, उन्होंने काफ़ी रिकमेंड किया, काफ़ी अच्छा हो गया। तो ये सारा क्या हुआ आपका, इसमें आपका अभिनय विधि में आता है। और ऐसे बहुत सारे हम ऐसे क्रिएशन कर सकते हैं। फिर आपका कौशल या शारीरिक क्रियाओं को सिखाने की विधियाँ भी होती है। अभी इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आपका सेकंड पेपर में आप बोलोगे कि कौशलों या शारीरिक क्रियाओं को सिखाने की विधियों के अभी वर्गीकरण चल रही है, या वर्गीकरण अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, अभी इस पर वर्क चल रही है कि कौशल को हम कैसे सिखाएं या फिजिकल एक्टिविटी को कैसे सिखाएं। इसके ऊपर कक्षा की परिस्थिति में उपयुक्त, जब हम ऐसा करते हैं कि कक्षा की परिस्थिति में उपयुक्त प्रत्येक विधि के जितने भी हमने मेथड अपने अभी डिस्कस किए थे, विधि के शारीरिक कौशल और क्रियाएं सिखाने के बहुत सारे आपका रास्ता होते हैं, बहुत सारे आपका तरीके होते हैं। इसलिए कहा गया कि अनेक मार्ग होते हैं, परंतु शारीरिक क्रिया और कौशल सिखाने के लिए उन्हें सीधे तौर पे प्रयोग हम नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी को मार्शल आर्ट सीखनी है, तो मार्शल आर्ट के बहुत से आपका ऐसे ट्रिक होते हैं, ऐसे मर्म पॉइंट होते हैं, इस तरह के बॉडी में बहुत सारे आपका जगह होती है जहाँ पे कैसे आपको हिट करनी है, किस तरह से आपको उसको बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी काम करने होते हैं, आप बॉडी स्ट्रेंथ स्टेमिना के ऊपर भी काम करने होते हैं। तो इसका क्या होती है कि हम सीधे एक तरह की एक बात नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती है कि किसी का स्टेमिना कितनी है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उसका फिर उसका आपका फोकस कितनी है, डेडिकेशन कितनी है, क्योंकि मार्शल आर्ट में आपका क्या टाइमिंग का बहुत महत्व होता है कि कितने समय में आपको एक किसी एक्शन को पूरा करनी है। ये सारी चीज़ क्या होती है, इसको देखते हुए हम सबके लिए क्या जनरलाइज करना मुश्किल होती है, इसलिए सीधे प्रयुक्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि कक्षागत अध्यापन में भी कोई एक विधि या प्रकार सभी कक्षा के सारे क्लासेस के लिए या परिस्थितियों के लिए सर्वोत्तम नहीं होता। इसलिए जब हम कोई क्लास लेते हैं उस क्लास में एग्जाम्पल भी हम उसी समय क्रिएट करते हैं क्लास के स्ट्रेंथ को और क्लास के कैपेबिलिटी को देख करके। जैसे हमने अभी प्रकाश का उदाहरण दिया आपको, जब हमको आत्मा और परमात्मा का समझाना था, क्योंकि आप में से सबको मैक्सिमम या सारे लोग मास्टर्स कर चुके हो, तो आप लोगों को 8-9 तक का साइंस पता ही होगा। लेकिन यही बात अगर हमको ऐसे व्यक्ति को बतानी हो जिन्होंने कभी स्कूल वगैरह नहीं गए हों लेकिन उनको अध्ययन की बहुत इच्छा है, या छोटे बच्चे को बतानी हो, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल को चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर उनको ये बातें पता नहीं है कि प्रकाश के गति के बारे में, प्रकाश आपका वेव क्या होती है, मास क्या होती है, तो उनको समझने में दिक्कत होंगे। तो क्या हुआ, ये सर्वोत्तम उनके लिए नहीं होगा, लेकिन आपके लिए होगा, क्योंकि आप लोग इसको ऑलरेडी आपको फैमिलियर हो ही,
क्योंकि 9-10 तक हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। इसलिए हर जगह पे हर चीज़ आपका ये एक ही चीज़ आपका सर्वोत्तम होगा ऐसा नहीं होता है। यौगिक अभ्यासों को सिखाने की विधि, सैद्धांतिक विषयों को सिखाने की विधि, आप जो यौगिक जो अभ्यास सिखाते हो, जो सीखते हो, यौगिक अभ्यासों को सिखाने की विधि सैद्धांतिक विषयों को सिखाने की विधि की अपेक्षा शारीरिक क्रियाओं को सिखाने की विधि के अधिक निकट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी का आसन सिखाओगे तो आप उनके आसन के लिए पोस्चर बताओगे कि ये आसन कैसे करते हैं, किस बॉडी के किस पार्ट को हम बेंड करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कितने करनी है, बैकवर्ड में कितने करनी है। वहाँ आप जाके बहुत ज़्यादा उसमें सैद्धांतिक नहीं बताओगे, मतलब थ्योरीज नहीं बताओगे। और इसी वजह से आप देखोगे कि जब केंद्रीय विद्यालय वगैरह में जब किसी का सिलेक्शन होती है, क्योंकि उनके बच्चे को कराने होते हैं, करके समझाने होते हैं, तो वहाँ आपको पीजी डिप्लोमा या ऐसे कोर्स मांगते हैं, डिमांड करते हैं जहाँ पे हम एक्शन ज़्यादा करते हैं सीखने के, जहाँ पे हमें एक्शन ज़्यादा हम अभ्यास करके आते हैं। और जब आपको किसी मास्टर्स के लिए, मतलब एमए क्लास के लिए जो आपको सिखाने के लिए आती है, आपको जो ज़रूरत होती है, तो हमें क्या चाहिए होता है, उसमें हमको ऐसे अध्यापक की ज़रूरत होते हैं जिन्होंने थ्योरी जिनका बहुत अच्छे हैं, यानी कि जिन्होंने आपके जो मास्टर्स हो गया, फिर आपका नेट हो गया, ये सब जो करके आए हैं। इसलिए क्या होता है, डिपेंड करता है कि शारीरिक क्रियाओं को जब सीखते हैं उस समय हमको सैद्धांतिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है, बताने पड़ते हैं कि इसको करने से आपका कौन से आसन पे, कौन से आसन को करने से आपके कौन से ग्लैंड पे क्या असर पड़ेगा। जैसे अगर मत्स्यांगासन करते हो तो उसमें आपका डायबिटीज़ कैसे आपका फ़ायदा करता है, फिर आपका पैनक्रियाज में क्या असर पड़ती है, सब चीज़ें बताने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली आप थ्योरी बताओगे, उसको करने की विधि पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। लेकिन अगर सैद्धांतिक होगा तो खाली आप विधि बताओगे, फैक्ट्स बताओगे, साइंटिफिक टर्म बताओगे, वहाँ हम करते नहीं है। क्लास में जब सीखते हैं सैद्धांतिक में, थ्योरी क्लास में खाली हम थ्योरी सीखते हैं। पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के 2 ढंग है, इसको आप याद कर लो, यहाँ आपका एग्जाम का कंटेंट बन गया। पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के 2 ढंग होते हैं, एक होती है अध्यापक केंद्रित जो पहले था, और एक होती है छात्र केंद्रित प्रकार। अध्यापक केंद्रित में क्या होते हैं, टीचर आएंगे, उनको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, और छात्र जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में होती है ना, एक बड़ा सा हॉल रूम होता है और टीचर आते हैं, अध्यापक महोदय आते हैं, उन्होंने पूरा समझा देते हैं और सारे बच्चे उनको सुनते हैं और उनसे नोट्स प्राप्त करते हैं या उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये क्या होती है, आपका अध्यापक केंद्रित विधि हो गई। हाँ, दूसरा क्या हुआ आपका छात्र केंद्रित मतलब इसमें आपका छात्र खुद इन्वॉल्व होता है, या छात्र स्टूडेंट से फीडबैक लेकर के या स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके, कि जैसे मान लो कि एक तो तरीका ये हो गया कि मैंने बता दिया आपको कि मान लो कि मुझे किसी को मैथ सिखानी है या साइंस सिखानी है, तो मैंने बताया कि अगर प्रकाश का किरण मान लो कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो उसमें ये मान लो माध्यम अगर है, तो अगर प्रवेश करता है एक माध्यम से किसी और माध्यम में, तो वो अगर ये सघन माध्यम है, यानी कि आपका ये डेंसर मीडियम अगर है, और अगर विरल माध्यम है, यानी कि अगर ये रेयर मीडियम अगर है, तो इसकी एक एंगल होती है। इसमें हम अगर एंगल को निकालेंगे इस तरह से, तो इसमें हम इस एंगल को हम मेज़र करते हैं, और इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, आई कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, आर कहते हैं। और मैंने बताया, देखो इसका साइन निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, साइन आई बाई साइन आर करेंगे तो ये कांस्टेंट होता है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहते हैं, इसको म्यू से शो करते हैं। तो इसके वैल्यू अगर मान लो ग्लास के लिए, ग्लास और एयर के साथ करेंगे तो 1.5 होता है, और जब पानी के साथ करेंगे, वाटर में जब जाएगा तो 1 आपका उससे कम होती है, 1.5 से कम होती है, 1.3 के आसपास होती है। तो ये बात मैंने इसको समझा दिया। अब मैंने बच्चे को बोला कि आप एक apparatus लो, अब इसको पूरा डिज़ाइन करो, इसका जो साइंटिफिक जो apparatus होती है उसको ले लो, और इसमें से एंगल आई फाइंड करो, एंगल आर फाइंड करो। आप मान लो कि आई के वैल्यू मिल गया आपको 45 डिग्री और आर के वैल्यू मिल गया आपको 30 डिग्री। तो फिर आप टेबल ले लो, उसमें मिलता है आपका साइन 40 की वैल्यू कितनी होती है,
तो साइन 45 आई इक्वल 45 डिग्री हो गया, साइन 45 बाई साइन 30, इसके वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू 1/√2 मिलेगा टेबल में, और इसको 1/2 मिलेगा। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो बच्चे ने इसको करके देखा, तो ये क्या हुआ, ये आपका छात्र केंद्रित हो गया, ये स्टूडेंट खुद भी इन्वॉल्व हुआ, और इस समय ये करने के बाद बच्चे को जो कॉन्सेप्ट आएगा वो बहुत अच्छा डेप्थ चली जाएगी, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए ये मेथड क्या होती है, स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है, छात्र केंद्रित होती है। लेकिन इसमें सीखना बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा बच्चे को क्लियर होता है, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। और जो अध्यापक केंद्रित होती है उसमें क्या होती है, समय कम लगता है, लेकिन अध्यापक महोदय ने जो बताया उनको हमें उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले का जो समय था, प्राचीन समय में अध्यापक केंद्रित पद्धति ज़्यादा होते थे। यहाँ तक कि योग की भी जो मुख्य विधि थी ये भी आपका अध्यापक आपका केंद्रित था। जो गुरुदेव ने बता दिया उसको हमने सुन लिया और सुन के हमने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन आज की जो विचारधारा है इसमें क्या करते हैं हम, छात्र केंद्रित होती है कि छात्र से करवा करके या उसको इन्वॉल्व करके करते हैं। तो जब स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हमने भी देखोगे जब हम MCQs करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, आंसर मैं नहीं देता, मैं बहुत कम देता आंसर, मैंने बता दिया कि कैसे करने हैं, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर दिया और बता दिया कि मेथड ये होती है, रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन को करने होते हैं, आप निकालो कि जिसको आप कैसे करोगे, मैच कराओ, करते आप खुद ही हो, आप खुद देखो, जब आप खुद करके आंसर निकालते हो आपका कॉन्फिडेंस कितनी हाई होती है। लेकिन अगर मैं खाली कर देता हूँ तो आप खाली सुन लिए, समझ लिए, लेकिन उस लेवल का बना कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं बनता। लेकिन जब मैं आपको इन्वॉल्व करता हूँ कि आप भी इसमें सॉल्व करो, आप जो सॉल्व करते हो, आपके इतने, हमारे क्लास कभी कभी कितना लेट भी हो जाती है, तब भी आपको इतना अच्छा लगता है कि आप लोग कर लेते हो। मुझे पता है कि काफ़ी लेट हो जाते है, कभी कभी एग्जाम के पहले तो बहुत लेट हो जाती है, कभी कभी हम 12 बजे तक भी हम क्लास किए हैं, मतलब कभी कभी हम ऐसा भी होगा हम 6-6 घंटा क्लास किए हैं एक्स्ट्रा क्लासेस में। आप जानते हो कि एग्जाम के पहले हम कितना किए थे, तब भी आप क्यों किए थे, क्योंकि आपको उसमें खुद जब किए, जब ये छात्र केंद्रित हो गया था, आप जब खुद कर रहे थे, आपका आंसर आ रहा था, आपके कॉन्फिडेंस लेवल क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ऊपर हो रही थी। ये होती है, इससे क्या होता है, छात्र को समझने में बहुत अच्छा होता है, ये होती है छात्र केंद्रित। तो छात्र केंद्रित पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम इस पर क्या करते हैं, बल देते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आती है कि आज के जो सिखाने के या अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो वैज्ञानिक रूप से कौन सी ज़्यादा, किस पे ज़्यादा बल देते हैं, क्या आप बोलोगे, छात्र केंद्रित पद्धति पर ध्यान करते हुए उस पर बल देते हैं आज के वैज्ञानिक विचारधारा में। ये क्वेश्चन जो है आपको इस ऐसे भी पूछे जाते हैं या फिर पैराग्राफ भी इसमें आ जाते हैं कभी कभी, किसी में से पूरा आपका एक पैराग्राफ आपको दे देंगे और उस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी आती है। और अक्सर इस बुक से, इससे आपका कंटेंट से ऐसे पैराग्राफ भी दे देते हैं और ऐसे मिला के इसके आंसर इसी के अंदर होती है, पैराग्राफ के अंदर ही होती है, आपको उसको आंसर देने होते हैं। अतः हमने क्या देखा कि आज के वैज्ञानिक विचारधारा छात्र केंद्रित पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस पर क्या ज़्यादा बल देती है, ज़्यादा उस पर आपका फोकस करती है। अतः स्वाभाविक विधि में जो निहित और सिद्धांत और धारणाएं होती है वो छात्र केंद्रित पद्धति है, जिसमें मुख्य बल छात्रों की आवश्यकता, मतलब वो कैसे सीख सकते हैं, उनके आधार पे होती है, उनसे एक्सपेक्टेशन होती है, उनसे अपेक्षित होती है। अध्यापन विधियां में जो अध्यापन जो विधि होती है, अध्यापन विधियां निर्धारित लक्ष्य और अपेक्षित परिणामों से मेल खाने वाली होनी चाहिए। कि हम जैसे मुझे बताना था कि आत्मा और परमात्मा, तो हमें जो आपको बताना था, तो ये क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था कि ये जो द्विधा होती है कि आत्मा अगर परमात्मा से, अगर आत्मा के जो गुण बताए जाते हैं भगवद गीता में और कठोपनिषद में, सब जगह पर, तो वो फिर हमारे बॉडी के अंदर आकर के उस चीज़ के लिए क्यों फाइट करती है कि हमें परमात्मा से मिलना है। तो ऐसा कोई अगर डाउट किसी को आती है तो मुझे अगर उस डाउट को क्लियर करनी है तो क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा अंत में जब हम एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल के अंत में जो परिणाम है कि आत्मा परमात्मा से कैसे एक है और शरीर के अंदर कैसे अलग है,
ये चीज़ों को अगर हमें ये दिखानी है कि एक है दोनों, कैसे हम इसको समझा सकते हैं, तो ये लक्ष्य हमें पाने होना चाहिए। तभी हमने जब हमने बात किया हमने प्रकाश के आपका वेव थ्योरी और मास थ्योरी, जो अभी हमने जब आपसे चर्चा किया, अगर इसको चर्चा करने के बाद अगर आप आत्मा के बारे में जो बातें बताई जाती है वो अगर क्लियर हुआ, तो क्या हुआ, हमने उसके अपेक्षित परिणामों से मेल खाया। हमने वो परिणाम हमने चाहा कि आपको आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में जो बातें हैं उसको अच्छे से क्लियर हो जाए, तो वो परिणाम से मेल खाया। अगर ये परिणाम से मेल नहीं खाया होता तो हम कितनी दूसरे हम विज्ञान की बातें कर ले एग्जाम्पल बना करके, तो वो क्या हुआ, हमारे लक्ष्य को नहीं मिला। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या था, हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि मैं आपको प्रकाश के बारे में समझाऊं या उसका वेव थ्योरी या मास थ्योरी समझाऊं। हमारा लक्ष्य ये था कि आत्मा परमात्मा के बारे में जो बातें बताई जाती है वो कैसे, आपका जो बातें बताई जाती है उसमें कोई भी उसको हमें क्लियर होना है कि जो परमात्मा के रूप में किस समय होती है, और हमारे जीव के अंदर जो आत्मा होती है उस समय उसका स्थिति कैसे होती है, वो समझाने के लिए मैंने प्रकाश के थ्योरी का समझाया। तो उसको क्या हुआ, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया। अगर वो नहीं प्राप्त करता, अगर आपको समझ नहीं आया होता, तो क्या हुआ, ये अपेक्षित परिणामों से मिल नहीं खाया होता। तो ये क्या होते हैं आपका, इसीलिए कहते हैं कि अध्यापन विधियां निर्धारित लक्ष्य और अपेक्षित परिणामों से मेल खाने वाली होनी चाहिए। किसी भी वस्तु, किसी भी विधि के कोई भी मेथड, मतलब किसी भी विधि का हेतु छात्र में सीखने का हेतु, मतलब कारण, किसी भी विधि का जो कारण होती है वो आपका छात्र में सीखने को जन्म देता है, मतलब वो सीखना चाहता है, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है। और इसलिए अध्यापक को यह जानना चाहिए कि किस प्रकार जब हम किसी चीज़ को हम अध्यापन कर रहे हैं, जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक को यह जानना चाहिए कि किस प्रकार प्रयुक्त कोई विधि छात्र की सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह हमको एक आइडिया होना चाहिए। अध्यापन की कुछ मूलभूत विधियाँ क्या होती है, एक होती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में अब यहाँ पे ऐसे आपको आ जाती है कि व्याख्यान विधि क्या होती है। व्याख्यान विधि आपका एक औपचारिक अध्यापन की ये सबसे प्राचीन विधि होती है। यह विधि विस्तृत क्षेत्र से सामग्री के गठन में किसी विशिष्ट प्रकार की सूचनाओं को उपयोगितार्थ या उपयोगिता के लिए अलग नई सूचना प्रस्तुत करने में और विस्तृत स्रोत से यानी सोर्सेस से प्राप्त सूचनाओं के संश्लेषण में उपयोगी होता है। अर्थात क्या होती है कि पहले औपचारिक पद्धति में क्या होती है कि हमारे पास ऑलरेडी सूचनाएं हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे मान लो कि हमने बता दिया आपको कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू होती है। ये सारी चीज़ें हमें पहले से हमारे पास पूरा कंटेंट है, मैंने उस कंटेंट को खाली बता दिया। बच्चे खुद करके नहीं देख रहे हो, करके देखने के लिए उनके पास अलग मेथड होती है। लैब में जाएंगे या कुछ और कुछ आपका एनिमेशन से करेंगे, वो एक सेपरेट चीज़ हो गई। अध्यापक ने जो पहले से कार्य करके किया हुआ है, वो जैसे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, ये पहले से निकाल के रखा गया है। तो इन सब बातों को उन्होंने खाली बता दिया कि इसलिए आपका ये विधि में क्या होती है कि प्राप्त सूचनाओं को एक साथ करके उसको स्टूडेंट के अंदर उनको एक व्याख्यान के द्वारा बता दी जाती है। जो हम ऑलरेडी जो पढ़ते थे पहले 6 में 7 में 8 में, एटम क्या होती है, एटम आपका वो स्मॉलेस्ट पार्ट होती है, इसको हम और डिवाइड नहीं करते हैं। फिर मॉलिक्यूल क्या होती है, ये सारे क्या है आपका व्याख्यान विधि के अंतर्गत आता है। आप कभी एटम को कभी खुद करके देख नहीं सकते, वो व्याख्यान विधि में आता है। तो इसी प्रकार से इसको व्याख्यान विधि में क्या होती है, कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा बच्चे को एक साथ हम बता सकते हैं। यह विधि उन समझदार छात्रों के लिए होती है, ज़्यादा उपयोगी होती है, जिनका श्रवण संवेदन ऊंचा है, मतलब जो बहुत सेंसेस, जिनका जो सुनने का सेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, सुन के जो इमेजिनेशन कर पाते हैं कि एटम्स के बारे में अगर बात करते हैं, एटम वो स्मॉलेस्ट पार्ट है। अगर आपने मान लो कि आपके पास एक आपका ये गोल्ड है मान लो, फिर आपने सोचा कि इस गोल्ड का ये मतलब एक आपका कॉइन है, आपने इसको 2 हिस्से में बांट दिया आपने, फिर इसको भी आपने एक और छोटा पार्ट में बांट दिया आपने, फिर इसको भी आपने छोटा पार्ट में बांट दिया, फिर इसको भी आपने छोटा पार्ट में बांट दिया,
फिर इसको भी आपने छोटा करते गए, तो ये आपका क्या हुआ है कि इमेजिनेशन हो गया। करते 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 एक ऐसा स्थिति आएगी कि इसको आप और छोटा नहीं कर सकते, डेट इज कॉल्ड एटम। जैसे मान लो गोल्ड ले लिया आपने, उसको कहते हैं गोल्ड का एटम यानी परमाणु कहते हैं। तो जिन बच्चों को ये सेंसेस बहुत ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं जिनका श्रवण संवेदन उच्च होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल की होती है, उनके लिए वो उपयोगी होती है, क्योंकि उनमें उच्च श्रवण संवेदना के कारण स्वर के जो स्तर होती है, स्पष्टता, विश्राम अवधि, शब्दावली की स्तर की समस्याएं इनके साथ आपका ज़्यादा होती है। ये उनके लिए उपयोगी होता है कि जो इन चीज़ों को अच्छे से एज्यूम कर सकते हैं, जो इनको समझ सकते हैं। योगाभ्यास को सिखाने में व्याख्यान विधि का बहुत उपयोग होता है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों से संबंधित जब आपने क्या करते हैं, क्लास में जाते हो, क्लास में क्या करते हैं, बताते हैं आपको कि इस तरह के आपका आसन करते हैं, इस आसन से ऐसा ऐसा फायदा होता है। यानी कि योगाभ्यास को सिखाने में व्याख्यान विधि का बहुत उपयोग है। इसका उपयोग जो है किसी भी प्रकार के किसी क्रियाकलाप से संबंधित और योग के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रस्तुत करने में होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, आत्मा, परमात्मा इत्यादि जो बोलते हैं, सब क्या है आपका व्याख्यान विधि में आते हैं। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यापक भाषण की आवश्यकता होती है, तब छात्रों को अध्यापक का व्याख्यान अच्छी प्रकार से सुनाई पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा आवाज़ ही ठीक से नहीं जाएगा तो बच्चे सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। यदि अध्यापक अच्छी प्रकार तैयारी करता है तो उसका व्याख्यान क्या होती है, प्रेरणादायी होती है, रोचक होती है, और बच्चे उससे उत्साहित होते हैं, उनको अडेप्ट कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, उनसे ज़्यादा सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है उनके अंदर, बच्चों के अंदर। अन्य विधियों का उपयोग करते हुए व्याख्यान विधि को जब हम अपनाते हैं, दूसरे विधियों का उपयोग करते हुए, जैसे हमने एक होती है, जैसे हम व्याख्यान दे रहे हैं और मैंने पीपीटी में कुछ करके दिखाया आपको, कोई आपको इमेज दिखा दिया, तो वो दूसरे आपका क्या हुआ, आपका प्रोजेक्ट के जरिए हमने प्रोजेक्ट बनाया, उसको हमने दिखा दिया हमने। तो अन्य विधियों का उपयोग करते हुए भी या उपयोग करते हुए व्याख्यान विधि को जब हम अपनाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जैसे मान लो कि पीपीटी की जगह पे हमने आपको कुछ डायग्राम दिखाया यहाँ पे, या कुछ चीज़ों का मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम कुछ बना के दिखाया। इसी को अगर हम चाहें तो हम पीपीटी में दिखा सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह, तो इसमें भी क्या होती है, ज़्यादा रोचक बन जाती है। व्याख्यान विधि की विषय वस्तु को स्मृति में जब हम मेमोरी में रखते हैं, तो स्मृति में रखने में दृश्य सामग्री क्या होती है, बहुत आपका हेल्पफुल होता है। जैसे मान लो कि अगर हम बताते हैं कि इसीलिए आपका जो आसन का नाम क्या पड़ा, आसन का नाम जैसे भुजंगासन, कैसे याद रखोगे, ऐसे तो भूल जाओगे। आप बोलोगे भुजंग मतलब क्या होती है, सांप होती है, तो आपको एक तरह का सांप होती है, तो आपको तुरंत आपको याद आ जाएगा कि उसका फन कैसा होता है। तो फिर आप क्या करोगे, उसको भूलोगे नहीं कि ये सांप के, इसी प्रकार से आपका सांप के जो पोज है उसी के अकॉर्डिंग से बनाया गया है। तो आपने क्या किया, आपने स्मृति में रखने के लिए आपने एक दृश्य सामग्री, क्योंकि सांप को पहले से सब कुछ देखे हुए हैं, तो उसका साथ आपने जोड़ दिया। आपने बोला पर्वतासन, तो कैसे याद रखेंगे, पहाड़ के समान बॉडी का पोस्चर हो जाता है जब आप पर्वतासन करते हो। तो क्या होती है, ये भी क्या हुआ, एक दृश्य सामग्री की तरह हुआ कि आपका बॉडी आपने पूरे ऐसा किया आपने जब आपने पर्वतासन करते हो आपने, तो ये आपका बॉडी का पूरा आपका हिस्सा होता है इस तरह से। तो ये पहाड़ की तरह आपको दिखता है। इस तरह क्या होती है, आपको याद रखने में हेल्पफुल होती है। व्याख्यान विधि का उपयोग जो हम करते हैं, तो अध्यापक को उस विधि को उनको चाहिए कि इस विधि की जो मर्यादाएं होती है, मतलब उसका जो कंडीशंस होते हैं वो पूरा हो। मतलब क्योंकि व्याख्यान विधि क्या होती है, याद रखेंगे एग्जाम्स के लिए, ये टर्म्स जो 4 टर्म है, इनमें से क्वेश्चन सबका आते हैं। व्याख्यान विधि ये अध्यापक केंद्रित कार्य करता है, इसलिए इस कारण से छात्रों को उसमें सक्रिय सहभागी जो आपका जो छात्र होंगे वो सहभागी ना होने को प्रोत्साहित मिल सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये अध्यापक केंद्रित कार्य होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हो कि जैसे आप कभी यूनिवर्सिटी में या कहीं जाते हो, और अगर मान लो कि
क्योंकि पूरा पूरा वो अध्यापक केंद्रित होता है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा रोचक नहीं हुआ तो क्या लगता है, यार मतलब अब हमको ज़्यादा उत्साह नहीं लग रहा सुनने में, ऐसा लगता है अगर वो रोचक नहीं हुआ तो उसको ऐसा हो सकता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होगा तो उनको सहभागी ना होने का प्रोत्साहन मिल सकता है। कई छात्र में इस विधि से सीखने की योग्यता नहीं होती, क्योंकि कई छात्र ऐसे होते हैं जिनको व्याख्यान विधि में जो बातें बताई गई हैं उससे अपने को कनेक्ट नहीं कर पाते, तो उनमें योग्यता नहीं होती। ये भी व्याख्यान देने वाले को याद होना चाहिए। इसलिए उस समय क्या करेंगे, वो कुछ प्रोजेक्ट दिखाएंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे, कुछ पीपीटी दिखाएंगे, ताकि उनको सीखने की योग्यता में डेवलप हो सके, ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए। व्याख्यान विधि में अध्यापक को इससे अधिक प्रभावशाली विधियों की अवहेलना करने को बाध्य कर सकती है, क्योंकि अगर आप व्याख्यान दे रहे हो और इससे बेहतर मेथड अगर पता है, जैसे मान लो कि आप जानते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 10 पेज का कुछ समझाया और उस 10 पेज की जगह पे हो सकता है कि 3-4 डायग्राम अगर दिखा दो तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस डायग्राम से। तो इस प्रकार के जो आपका जो विधि होती, मैं आपका एग्जाम्पल सोच रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है। एक बार मैंने इसको देखा भी था, जो हृदय विदारक होता था कि शायद तो अफ्रीका कंट्री था, कुछ ऐसा था, जहाँ पर इतनी ज़्यादा भूखमरी थी, मतलब आप सोच नहीं सकते। वहाँ जो रिपोर्टर गए थे वो रिकॉर्डिंग करते करते रो दी, उनको एकदम भयंकर आंसू आ गया था बच्चों की हालत देख करके। और उसके बाद उस समय ये सोचा गया कि जिस जिस जगह पर खाने वेस्ट होता है, हमारे देश में भी बहुत वेस्ट होता है और बहुत जगह पे वेस्ट होता है। जैसे हम देखते कि रेस्टोरेंट में कितना खाना वेस्ट हो जाती है, हमारे घर में जो आपका जब कुछ फंक्शंस होता है, जैसे आपका शादी हो गया या मैरिज एनिवर्सरी हो गया या बर्थडे हो गया, बहुत से खाना वेस्ट जाती है। तो उन्होंने ये सोचा कि खाली उसको अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं, उन तक पहुंचा देते हैं, तो भी हम कितने सारे समस्या को हम हल कर पाते हैं। तो ऐसा जब किया गया और कोशिश किया गया, जब उन बच्चों में उन लोगों में बांटा गया, तो उनके वो जो दृश्य है, जो उनको खाने के लिए जो इतने ज़्यादा लंबे समय से भूखे हैं, उनको देने के बाद उनका जो दृश्य है, उसका एक फोटोग्राफ अगर दिखा देते हो इन लम्हों के, इसको एक्सप्लेन करने में आप शायद आपका 100 पेज भी कम पड़ जाएगा इस स्थिति को समझाने में। लेकिन ये जो मैंने बताया कि उनके उस जगह पे जो सामाजिक स्थिति इतनी जो आपका जो एक मतलब चुनौतीपूर्ण था, जो इतनी ज़्यादा बच्चे या वहाँ पे लोग मतलब आपका अलग अलग कारण से उनका आहार नहीं मिल रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, तो वो उनका जो स्थिति देख करके और जो रिपोर्टर वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका जो आंखों में आंसू देख करके, बस खाली उसका फोटोग्राफ देख लोगे तो आपको अंदर बहुत सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा गहराई से आपको समझ में आ जाएगा, जिसको व्याख्यान दे करके हम 10 या 50 पेज में भी हम इसको समझा नहीं सकते। तो ये क्या हुआ, अगर हम खाली व्याख्यान विधि को ही हम अप्लाई कर रहे हैं तो अध्यापक क्या कोई बाध्य हो जाता है कि इस तरह के दृश्य विधि या संचार विधि को उनको इग्नोर करने को बाध्य होते हैं, और जिससे क्या होता है, सीखने सिखाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिस करते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं आपको बता पाया हूँ कि हम क्या बताना चाह रहे थे कि आपका अध्यापक जो है, हो सकता है कि खाली अगर व्याख्यान विधि ही दे दे, तो इससे जो बेहतर विधियाँ होती है उसको यूज़ करने में वो चूक जाए, उनसे वो उसको ना यूज़ कर पाए। उसको इसी को बताया गया कि यह विधि अध्यापक को इससे अधिक प्रभावशाली विधियों की अवहेलना करने को बाध्य कर सकती है। लंबे व्याख्यान से लाभ उठाने के दृष्टि से जो अपरिपक्व छात्र होते हैं, उनका ध्यान क्षेत्र क्या होती है, संकुचित होता है कि लंबा व्याख्यान हो गया, उसके बाद भूख लग गया या ऐसा कुछ हो गया, तो जो बहुत मैच्योर जो बच्चे नहीं होते हैं, उनका ध्यान मतलब आपका क्या करते हैं, वो भटकने लगते हैं।
तो उससे उसके बाद क्या होता है, व्याख्यान विधि से उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। ये इसका कंडीशंस होते हैं। अगले क्लास में, कल के क्लास में हम करेंगे निर्देशन अनुक्रिया विधि। बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस आज के जो क्लासेस को रिपीट करके देखेंगे, बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद हम कल करेंगे निर्देशन अनुक्रिया विधि। ये आपका दोनों पेपर आपका कवर हो रही है, फर्स्ट पेपर का पार्ट, कुछ पार्ट, और सेकंड पेपर तो आपको हो ही रही है इसका। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।